हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन आज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ वापस यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आ गया हूं। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो 3 डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ लिए थे, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन और किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम यहां पर क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट्स के ऊपर और फिर इंटरमीडिएट्स जिसमें कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, राही का कॉन्सेप्ट। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहां पर ऐड करते हैं इंटरमीडिएट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन किया है टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स के अंदर। टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, इसमें हमारे पास मेनली 2 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स जहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। पहला कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल का। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है या कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल इसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लुईस की डेफिनेशन में लुईस एसिड के नाम से फेमस हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जो टाइप है उसके अंदर सारे कैटायंस जहां पर भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है हम उनको इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट नोटिसेबल पॉइंट है, एल्कली और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं उनके कैटायंस को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलते। तो जैसे कार्बोकेटाइन, ये देखिए CH3+ मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में जाएगा बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ऐसे ही हेलोनियम आयन, जैसे Cl+ मैंने यहां पे लिखा है, हेलोनियम आयन का मतलब है क्लोरीन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, ये सब जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन में। ऐसे ही नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रेशन में हम जनरेट करते हैं, नाइट्रोनियम। ओके, तो ये जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में यहां पर प्लेस करते हैं। तो हम इन सब स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन, जैसे सोडियम कैटायन, क्या इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है? नो, इट हैज कॉन्फ़िगरेशन 2-8। ऐसे ही पोटेशियम कैटायन, तो 2-8-8। ऐसे ही कैल्शियम +2, ये भी 2-8-8-8। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां किसी का भी ऑक्टेट इनकंप्लीट नहीं है, बट दे आर कैटायंस, बट दे आर नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। तो यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसकी जगह वो सारे मॉलिक्यूल जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है, ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इनकंप्लीटेड। तो देखिए, जैसे बेरिलियम का हैलाइड, यहां बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑक्टेट। ऐसे ही एल्यूमिनियम का हैलाइड, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम यहां पर अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। ऐसे बोरॉन का हैलाइड। तो ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम इसकी जगह बात करते हैं फ्री रेडिकल का, तो वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे सपोज वी हैव मिथाइल फ्री रेडिकल, ये देखिए, तो ये भी तुमको इलेक्ट्रोफाइल्स में देखने को मिल सकता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, इसकी जगह कार्बीन, ये देखिए, इसको हम मिथाइलिन या कार्बीन बोलते हैं, मिथाइलिन और कार्बीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CH2 ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप या कार्बिन क्या है, तो आपको आंसर देना है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट के अंदर। ऐसे ही अगर हम फ्री रेडिकल को देखेंगे तो यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट के अंदर, तो हम इसको भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स।
इसकी जगह मैंने लिखा है एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब है टू और मोर साइड्स simultaneously act as an electrophile। इलेक्ट्रोफिलिक एंड की तरह दो या दो से ज्यादा साइड्स जब एक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली तो हम इनको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे यहां अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस को देखें, ये देखिए ये एलाइल कार्बोकेटाइन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एलाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो रहा है। तो अभी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे डीलोकेलाइज हो रहा है। ये देखिए नाउ दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। तो अभी हम कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में लिखे हैं और ये एक एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही इसकी जगह हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन को यहां पर ले सकते थे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में है ही, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए यहां पर सो मेनी साइट्स जहां से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है इन दिस मैनर। ये देखिए ये इसके डिफरेंट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से तुमको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकती है रिलेटेड विद इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे पॉइंट्स को आप इलेक्ट्रोफाइल में हमेशा ध्यान रखिए। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल और कौन से प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। हाँ बच्चों, जैसे अगर हम इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल्स हम इनको Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर बहुत यूजफुल हुए हैं। न्यूक्लियस इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम लविंग स्पीसीज, मतलब जहां पर भी पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी को लाइक करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। जैसे ये मैंने एक एल्किल हैलाइड लिखा है, देखिए एक एल्किल हैलाइड है ये, और जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उसमें हेलोजन के साथ कार्बन कनेक्ट होता है, इसलिए कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसी को पसंद करते हैं, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करते हैं और हेलोजन डिपार्ट करता है, इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन है लुईस बेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपसे लिखा है ऑल एनायंस, जिसमें कार्ब एनायंस यहां पर हैं, कार्ब एनायंस। यहां पे कार्बन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऐसे ही हैलाइड आयंस, ये देखिए ये हैलाइड आयंस है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। या OH- हाइड्रोक्सिल आयन, Cn- साइनाइड आयन, एसीटेट आयन, SH-, ये सारे ही न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में है। Why? Because they are anions, they are electronically rich, so they always seeking positive part of an atom. Similarly, neutral molecules जहां पर one or more lone pair of electrons होते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया है, जैसे न्यूक्लियोफाइल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली वाटर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एल्कोहल है या ईथर है। सिमिलरली अगर हम इसकी जगह फास्फोरस का न्यूक्लियोफाइल तो PS3 है, और या फिर इसकी जगह एल्किल फॉस्फीन्स हैं। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है,
और ये टर्शरी अमीन है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में यहां मेंशन कर सकते हैं, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सल्फर के न्यूक्लियोफाइल जैसे H2S, या इसकी जगह हम यहां पर ले सकते हैं थायो एल्कोहल और थायो ईथर। ये देखिए, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इट मींस 2 or more sites available for electron donation. 2 or more sites for electron donation. ओके, तो देखिए जैसे साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास यहां पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। कार्बन, जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड को देखते हैं, ये देखिए इसमें कार्बन बिकॉज sp हाइब्रिडाइज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास यहां पे शिफ्ट हुआ है तो साइनाइड आयन बना है। तो इट हैज 2 साइड्स जहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बढ़िया साइड कौन सी है, कार्बन एंड है या नाइट्रोजन एंड है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन और दैट्स व्हाई कार्बन एंड से ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। ऐसे ही ये देखिए मैंने नाइट्राइट आयन लिखा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी एंड से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नाइट्राइट आयन। अगेन विच इज बेटर साइट फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन? आंसर होगा नाइट्रोजन। तो यहां कार्बन इज बेटर साइट फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, बेटर साइट। और सिमिलरली यहां नाइट्रोजन इज बेटर साइट फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ओके, अच्छा कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह यहां पर एक्ट करते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। मल्टीपल बॉन्ड्स है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रॉम कार्बन एंड ये इलेक्ट्रोफाइल है, फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही ये देखिए फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे फिर वही सिचुएशन बनेगी, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेम इन केस ऑफ कीटोन। तो ये स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हमेशा याद रखेंगे। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने प्रॉब्लम मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो जरा अपनी कॉपी में इसके आंसर को टिक करिए। सबसे पहले ये ऑप्शंस मेंशन कर लीजिए। जैसा हम फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ये डाइक्लोरोकार्बीन है, सेकंड मिथाइलिन है, हाइड्रोक्साइड एंड AlCl3, अमोनिया एंड इट इज सेकेंडरी अमीन। तो आपको अपने आंसर को टिक करना है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो देखें क्या आपने टिक किया? नहीं है न्यूक्लियोफाइल, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये तो कार्बीन है, और कार्बीन अभी हमने किस कैटेगरी में लिखा था? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ए सही आंसर है। मिथाइलिन ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोक्साइड एंड न्यूक्लियोफाइल है। AlCl3 ये तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखिए अमोनिया और सेकेंडरी अमीन ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो आपसे पूछा गया था न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दैट्स व्हाई A, B एंड D ये आपके करेक्ट आंसर हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल अभी हमने डिफाइन किया, लुईस बेस है। लुईस बेस इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। तो देखिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसका मतलब हम लुईस बेस की बात कर रहे हैं, लुईस बेस। अच्छा यहां मैंने लिखा है वर्सेस बेसिसिटी, यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेसिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन को पिक करने की टेंडेंसी है, प्रोटॉन पिक टेंडेंसी। और प्रोटॉन को पिक करना
इसका मतलब ये ब्रॉन्स्टेड बेस की बात हो रही है, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस जनरली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ओके, इसके बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस डिसाइड होता है। और जो लुईस बेस है ये काइनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड टर्म है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो मेरा आंसर है देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो मैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको इनसे रिलेटेड अटेंड करके बता देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियड में बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर रहे हैं या ग्रुप में। तो देखिए, अगर मैं पीरियड के अंदर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर रहा हूं तो पीरियड में बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट मींस जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पीरियड के अंदर हमेशा सेम होगी। जैसे जेई या नीट में यहां से प्रॉब्लम आ चुका है। ये मान लेता हूं मेरे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमारे पास है वाटर, हमारे पास है अमोनिया और CH4, ये देखिए मीथेन है ये। अब अगर मैं इनके बेस बनाता हूं कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस का मतलब है हम सभी में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब मैं सब में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमको कॉन्जुगेट बेसिस मिलेंगे, कॉन्जुगेट बेसिस। तो ये फ्लोराइड आयन बनेगा अगर हमने प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही यहां हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ऐसे ही यहां NH2- बनेगा, अमाइड आयन, और ऐसे ही यहां कार्बन आयन बनेगा। ये देखिए, अब जब भी हम पीरियड में बेसिसिटी को यहां पर चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका मतलब यहां पर क्या है, फॉर गुड बेस जो नेगेटिवली चार्ज वाला एटम है शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इससे फायदा क्या होगा, ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा, दैट इज गुड लुईस बेस, एंड गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होगा। गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर इसका मतलब अच्छा ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां ये देखिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन है। इसका मतलब ये यहां अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखते जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है तो वो ये होता, यहां सबसे पीछे जाएगा फ्लोराइड आयन, OH- यहां स्ट्रॉन्गर बेस है देन फ्लोराइड आयन, इससे स्ट्रॉन्गर बेस है अमाइड आयन, और सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है मिथाइल कार्बन आयन। तो वी कैन से इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो देयरफॉर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखता, एसिडिक स्ट्रेंथ इसको हम Ka से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर, तो वो ये होता, मीथेन यहां वीकेस्ट एसिड है, इससे स्ट्रॉन्ग अमोनिया है,
इससे स्ट्रॉन्ग वाटर है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी जेई और नीट में पूछा जा चुका है ये। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर ये भी एक नोटिसेबल पॉइंट है, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज, देन ऑल्सो जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर होगा। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, जैसे ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। देखिए, इट इज एसीटेट आयन, इट इज एसीटेट आयन। सिमिलरली यहां अगर मैं ले लेता हूं CH3 CH2O माइनस, ये देखिए, और ऐसे ही यहां मैं ले लेता हूं OH माइनस। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए सबसे पावरफुल यहां पर बेस कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर सबसे पावरफुल बेस की बात करूं तो हम उसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एसीटेट आयन में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो रेजोनेंस स्टेबल है, ये वीकेस्ट बेस है। ओके, वीकेस्ट बेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। वेरएस यहां जो इथॉक्साइड आयन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब देखिए, जो बेसिसिटी का यहां पर ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सभी सिमिलर एटम्स हैं तो यहां पे फिर पीरियड और ग्रुप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए हम ऑर्डर कुछ ऐसे मेंशन करेंगे, सबसे पीछे एसीटेट आयन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन, और सबसे आगे इथॉक्साइड आयन आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीकेस्ट बेस है, वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहां अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखता तो ऑब्वियस है कि जो एसिडिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितने भी एल्कोहल्स हैं एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल सभी वाटर से वीक एसिड होते हैं। ये देखिए, यहां वाटर और इथाइल एल्कोहल यहां पे सबसे पीछे आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है Ka वैल्यू का, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसकी जगह अगर मैं ग्रुप में देखता, हाँ बच्चों, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, अगर मैं इसकी जगह ग्रुप लेता हूं, देखिए तो फिर यहां पर सॉल्वेंट का भी रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, PAS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन हो गया, या इसकी जगह डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ये ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है बट सल्फर के ऊपर उतना हाई मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो देखिए, इस सिचुएशन में बेसिसिटी जो ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। जैसे हम यहां पर इन एसिड्स को अज्यूम करते हैं, इट इज HF, HCl, HBr
और HI। अगर मैं इनके कॉन्जुगेट बेसिस ड्रॉ करता हूं तो सभी में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और जब तुम सभी में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनके जो कॉन्जुगेट बेसिस बनेंगे, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये जनरेट होंगे यहां पर। तो ये फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। अब देखिए यहां पर वो अच्छा बेस कंसिडर होगा जहां पर स्मॉल साइज में हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी। ये मैंने कॉन्जुगेट बेसिस लिखे हैं, तो ये फ्लोराइड आयन यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। व्हाई? क्योंकि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए जो 1 यूनिट चार्ज है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। और तुम सॉल्वेंट यहां पर ले लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कभी भी एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहां सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई नहीं है, तो ये कभी भी नेगेटिव चार्ज एनायनिक पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए यहां पे अगर मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये वीकेस्ट बेस की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट साइज ऑफ आयोडीन। ओके, और इसलिए यहां जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, आयोडाइड आयन वीकेस्ट बेस भी है और वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है। ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट हमको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ग्रुप के अंदर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो अभी तक हम देख रहे हैं बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वही सब जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। लेकिन यहां नोटिसेबल ये पॉइंट है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे देखिए वाटर या मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, सब में क्या फीचर है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है। इसका मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज यहां पर हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा, और अगर हाई पॉजिटिव चार्ज यहां पर हाइड्रोजन एटम के ऊपर है तो ये बिल्कुल वैसे ही कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट को यहां पर इफेक्टिवली क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इस सिचुएशन में हियर जो बेसिसिटी है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के इक्वल नहीं रह पाती, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेंशन है तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है उसका एकदम उल्टा ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। तो यहां जो स्ट्रॉन्ग बेस का ऑर्डर है वो तो अभी हमने जो ऊपर लिखा है, यहां सबसे पहले मैं फ्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन और फिर आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन वीकेस्ट बेस है। अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिखता हूं यहां पे, ये देखिए, तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर वी विल गेट आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। ये फ्लोराइड आयन वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल है यहां पे। ओके, क्वेश्चन उठता है क्यों? इसका आंसर है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो एनायनिक पार्ट को बिल्कुल वैसे ही इफेक्टिवली सॉल्वेट कर पा रहे हैं, स्टेबलाइज कर पा रहे हैं जैसे कैटायनिक पार्ट को कर रहे हैं। तो यहां जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रखने वाला आयन है फ्लोराइड आयन, वो सबसे ज्यादा सॉल्वेट होगा वाटर से। इसका मतलब उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव एटम के ऊपर है, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए फ्लोराइड आयन वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया। आयोडाइड आयन लार्जेस्ट है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी लोएस्ट है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट ही नहीं कर पाएंगे, और इसलिए बेटर है कि आयोडाइड आयन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये हमने कुछ डिफरेंट यहां पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स हमारे फिनिश हो गए। अब मैं यहां पर
जो हमारे प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके ऊपर भी मैं इन प्लस आर और माइनस आर ग्रुप का जो इफेक्ट होगा, किस तरीके से ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ बच्चों, अब मैं यहां जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको और प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां से हमको किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इंटरमीडिएट्स में वी हैव टोटल 6 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स: कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन एंड नाइट्रीन। जो मोस्ट पॉपुलर इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन है। मैक्सिमम टाइप आपको यहां से ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, कार्बोकेटायन मैं आपको भी ऑलरेडी लास्ट क्लास में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर चुका हूं। कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन, ये सबसे छोटा कार्बोकेटायन है मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन में कार्बन अगर हम देखें तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ है। सभी कार्बोकेटायंस में कार्बन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट में। इसलिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पर क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हम इसको डाईमैग्नेटिक की कैटेगरी में रखेंगे। 1 वेकेंट p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम की फॉर्म में देखने को मिलता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कब स्टेबल होगा? ऑब्वियसली जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटायन के। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे डिक्रीज होगा? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा प्लस आई प्लस आर ग्रुप की हेल्प से या माइनस आई प्लस आर ग्रुप की हेल्प से। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे होगा? माइनस आई माइनस आर ग्रुप की हेल्प से। इसलिए माइनस आई माइनस आर जो ग्रुप्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम यहां से ही देखने को मिलने वाला है। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने फैक्टर्स को मेंशन किया है जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में रिवाइज कर लिए थे राही के कॉन्सेप्ट से, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। Along with these 3 effects, we have ring expansion and migratory aptitude of different groups. मैं आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम अटेंड करके बताता हूं। जैसे we have these carbocations, all are very important. जैसे this is allyl carbocation, benzyl carbocation, diphenyl methyl carbocation, triphenyl methyl carbocation, also named as trityl carbocation, cyclopropynyl carbocation, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन एंड ये एक एंटी एरोमेटिक कैटायन है। ये देखिए एंटी एरोमेटिक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है और अनस्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को पहले यहां पे मेंशन करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। हाँ स्टूडेंट, तो आपने आंसर बनाया होगा यहां पे। देखिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है ना इन सब में, वो ये है मोस्ट स्टेबल। इट इज नोन एज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और इसका आंसर है कि ये सभी 60 डिग्री के एंगल पर यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जो कार्बोकेटायन के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ऐसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 है जो वहां पे एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लिया है। इसलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो 7th है और एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल। ओके, ये दोनों फिर एरोमेटिक हैं। ये ट्रोपाइलियम, ये एरोमेटिक कैटायंस हैं और एरोमेटिक होने के कारण ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है उनके बाद आएंगे। इसका मतलब 7 के बाद 6th आएगा, फिर 5th आएगा। ट्राइटिल, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है लेकिन कार्बोकेटायन एरोमेटिक नहीं है, तो इसलिए 5th के बाद 4th आएगा, फिर 3rd आएगा, फिर
सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा और सबसे पीछे एट्थ जाएगा एंटी एरोमेटिक होने के कारण। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इनमें से किस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए वन बाय वन हम सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं, इसी को हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है वो सबसे पावरफुल शिफ्ट है। आफ्टर दैट 1,2 फिनाइल का नंबर आता है C6H5 का, और इसके बाद फिर 1,2 एल्काइल शिफ्ट आती है। एल्काइल में सबसे टॉप पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप शिफ्ट कर सकता है और सबसे बॉटम पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होती है। तो ये रीअरेंजमेंट के लिए शिफ्टिंग का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग टेंडेंसी। तो देखिए यहां जो मुझे कार्बोकेटायन गिवन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और मैं हमेशा रीअरेंजमेंट चेक करूंगा राही के लिए कि जहां पर भी स्टेबिलिटी में यहां पर गेन हो रहा है वहां पर ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो यहां पे रेजोनेंस तो है नहीं, ये अल्फा कार्बन है, इट मींस 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे कराता हूं, ये 1 है और ये 2 है, 2 हाइड्रोजन है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन शिफ्ट डोमिनेट करता है। तो देखिए यहां ये ऐसा बन जाएगा आफ्टर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया। क्या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई? यस। अब ये 3+0 मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। तो रीअरेंजमेंट तब तक ही पॉसिबल है जब तक कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अब फर्दर हम इसमें और चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, तो 1,2 अब मैं मिथाइल शिफ्ट ही करा सकता हूं। तो यहां जब ये मिथाइल ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां मिथाइल आ गया, ये देखिए। तो अब यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 7 हो गए। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, यहां से मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, आपसे पूछा गया हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो होगा। आप एक और बात यहां पर हमेशा ध्यान रखिए, अगर मुझे सिंपली इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करिए, तो मैं कभी भी यहां रीअरेंजमेंट नहीं कराता। सिंपली जिस टाइप के कार्बोकेटायंस मुझे गिवन है हमेशा हम उसी के अंदर स्टेबिलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं थ्रू रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन जब प्रोडक्ट बनाने की बात आती है तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है आफ्टर रीअरेंजमेंट वो हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो ये जो कार्बोकेटायन है दिस विल गिव्स यू मेजर प्रोडक्ट। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को वहां पे पेंडिंग छोड़ा है वो इसी कारण से छोड़ा है। पहले हम इंटरमीडिएट्स को यहां पर रिवाइज कर लें, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आप देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है और सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो क्या यहां रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या? यस, ये 1 और ये 2। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन भी है और CH2 ग्रुप भी है, तो प्रायोरिटी पे CH2 ग्रुप यहां पे रीअरेंज होगा। तो हम इसको कहते हैं 1,2 CH2 माइनस शिफ्ट। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज यहां से CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया? ये तो 6 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकेटायन बन गया। ये देखिए, इसको मैं यहां पे ऐसे मेंशन कर देता हूं। अब इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? यस, अभी कार्बोकेटायन सेकेंडरी है, अगर मैं इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर जाए तो अब कार्बोकेटायन टर्शियरी बन जाएगा। ये देखिए जो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल।
यहां से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए जो रिंग एक्सपेंशन होता है वो कभी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता। रिंग एक्सपेंशन रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। यही कारण है कि 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में एक्सपेंड हो गई, 4 मेंबर्ड रिंग 5 में एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग 7 में एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ही पुअर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल तो 6 मेंबर्ड रिंग ही है। ओके, क्लियर हो गया। इसकी जगह जैसे वी हैव दिस कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें सबसे पहले हम देख लें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब इसमें अगर इसको 1 और इसको 2 अज्यूम कर लें और इसको 2 डैश अज्यूम कर लें, तो देखिए अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन यहां आ जाए, तो जब कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये -I+R है, और जो प्लस आर इफेक्ट है वो इसको बहुत इफेक्टिवली स्टेबलाइज करेगा। वेयरएस अगर 1,2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट होती है, ये हाइड्रोजन अगर यहां शिफ्ट होता है, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो पाएगा, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबल होगा। इसलिए प्रेफरेबली यही शिफ्ट डोमिनेट करेगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, नॉट 1,2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट। ये देखिए, तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। इसका मतलब इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो रीअरेंजमेंट हमको कब करना है? जब हमको प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर सिंपली आपको कार्बोकेटाइंस गिवन है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, या फिर रीअरेंजमेंट हमको अब करना है जिसमें पूछा गया है क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या। अच्छा, इसकी जगह जो एसाइलियम कार्बोकेटाइन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन दैट कार्बोकेटाइन आल्सो। हां बच्चों, जैसे जो एसाइलियम मैं आपको बता रहा था ना, वो ये है, देखिए RC डबल बॉन्डो प्लस, इसको हम एसाइलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें यही तो कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां नो रीअरेंजमेंट। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे अभी हमने जो कार्बोकेटाइंस लिखे उसमें अगर हमको ये कार्बोकेटाइंस देखने को मिलता है, ये देखिए बाईसाइक्लो फिनाइल विनाइल मिथाइल, तो देखिए ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा। बाईसाइक्लो कार्बोकेटाइन मोस्ट अनस्टेबल है, इट इज मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। व्हाई? जो ब्रिजहेड कार्बन है उसके ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर शेप कार्बन अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, तो हाईली स्ट्रेन कार्बन है ये फिनाइल कार्बोकेटाइन। इसमें अगर मैं कार्बन को देखूं तो sp हाइब्रिडाइज है, वेयरएज इन कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन रिंग में पॉसिबल नहीं है। ये विनाइल कार्बोकेटाइन है या इथेनाइल, अगेन यहां पर भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, वेयरएज मिथाइल कार्बोकेटाइन एटलीस्ट यहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन ने अपने हाइब्रिडाइजेशन को मेंटेन तो कर रखा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसकी जगह अगर मैं यहां सेकंड इंटरमीडिएट को देखता हूं, फ्री रेडिकल, तो जो फ्री रेडिकल है वो बिल्कुल पैरेलल है कार्बोकेटाइन के। यहां जैसे अगर मैं मिथाइल फ्री रेडिकल लेता हूं, ये देखिए, तो जैसा भी हमने कार्बोकेटाइन में बताया था, ये कार्बन, डिफरेंस केवल इतना सा है कि यहां वेकेंट p ऑर्बिटल की जगह हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। इसलिए हमने लास्ट क्लास में इसको लिखा था कि ये पैरामैग्नेटिक है, और अभी हम जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करके आए वहां पे हमने इसको लिखा है क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इनकंप्लीट ऑक्टेट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है,
एंड ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो ऑब्वियसली ये भी इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमको क्या बनाना पड़ेगा, पेयर्ड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स पेयर्ड, तब ये स्टेबल होगा। और यहां पर भी जो प्लस आई प्लस आर ग्रुप्स हैं या माइनस आई प्लस आर ग्रुप्स हैं, ये फेवरेबल हैं किसकी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए। तो और इनवर्सली प्रोपोर्शन माइनस आई माइनस आर ग्रुप्स के। कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहां पर जहां से मैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। राही का ऑर्डर यहां पर भी है। फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहां ओनली 3 इफेक्ट्स आर देयर। राही, तो कहानी बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसी है। यहां पर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनाने की कोशिश करनी है, इससे कार्बोकेटाइन के जैसे यहां पर भी फ्री रेडिकल्स के केस में स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वहां कार्बोकेटाइन्स में मुझे पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना है, यहां फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनाने की कोशिश करनी है। हाँ स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम अभी मैंने वहां मेंशन किया है, सेम यहां जैसे वी हैव फिनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्शी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये देखिए, या एलाइल फ्री रेडिकल या बेंजाइल फ्री रेडिकल। अगर मैं इन सब फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहता हूं तो ऑर्डर ये होगा। ये फिर दोनों फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल एंड विनाइल फ्री रेडिकल, हाईली अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्री रेडिकल में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये मोस्ट अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। इथाइल, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन, आइसोप्रोपाइल में 6 अल्फा हाइड्रोजन, टर्शी ब्यूटाइल में 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम इसके अकॉर्डिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एलाइल, रेजोनेंस स्टेबल, बिकॉज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिक्वायर्ड है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ये देखिए। और ऐसे ही आप अगर बेंजाइल फ्री रेडिकल को ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस में, तो वो ऐसे होगा। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो ऐसे हम इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको फ्री रेडिकल्स में याद होना चाहिए। यहां पर भी हम राही के कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे। और इसकी जगह अगर हम कार्बोनेंस के ऊपर आते हैं, कार्बोनेंस एक्चुअली नेगेटिव चार्ज जो इनके ऊपर है ना, जैसे अगर हम मिथाइल कार्बोनैन देखते हैं, तो मिथाइल जो कार्बोनैन है ये हाईली रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखोगे तो sp3 है, पिरामिडल शेप है। ओके, तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनैन।
तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मुझे नेगेटिव चार्ज को किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन। तो यहां मुझे नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करना है, कार्बोकेटायन के केस में मुझे पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R ग्रुप्स। और अगर हम यहां पे +I +R ग्रुप्स लेते हैं या -I +R ग्रुप्स लेते हैं तो स्टेबिलिटी यहां पर डिक्रीज होगी, दे आर हार्मफुल। इसलिए भी मैंने बोला कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने अभी डिस्कस किया उसका एकदम रिवर्स है। ओके, तो ये भी आप अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे यहां जो फैक्टर्स अभी हमने लिखे हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो इसमें I effect is there, R effect is there, but no hyper conjugation। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन से मैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट नॉट कार्बन आयन। यहां जो थर्ड फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो जैसे मान लेता हूं हमारे पास ये प्रॉब्लम है, देखिए इट इज CH3CH2 माइनस, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस एंड इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये देखिए इथाइल कार्बन आयन, इथेनाइल कार्बन आयन, इथाइनाइल कार्बन आयन। अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालूं, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर sp, यहां 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2, यहां 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर कहां है? sp हाइब्रिडाइजेशन में हाईएस्ट s कैरेक्टर। इससे क्या हुआ? इसका मतलब जो कार्बन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है? लो है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल ऑन दिस कार्बन, देयरफॉर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ओके, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, इसका मतलब हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। यह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से आपसे ऐसे भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो इसके बाद फिर इथेनाइल और ये अनस्टेबल कार्बन आयन, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो अनस्टेबल मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग, और स्टेबल इसका मतलब वीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ठीक है, जैसे ये एरोमेटिक कार्बन है, हाईली स्टेबल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बन आयन। हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के कारण है। ओके, तो ये
आपको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं रिलेटेड विद दीज इंटरमीडिएट। तो कार्बीन, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन। बेंजाइन के अंदर तुमको सिंपली जो बेंजाइन का स्ट्रक्चर है 1,2-डाइडिहाइड्रोबेंजीन को हम बेंजाइन बोलते हैं, वहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और नाइट्रीन हाफमैन्स जो आपका कार्बल अमीन रिएक्शन है उसमें तो कार्बीन इंटरमीडिएट है, हाफमैन्स ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है उसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 इंटरमीडिएट्स हैं, यहां से 100% मैं श्योर हूं कि एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। जब भी तुमको कार्बोकेटाइन देखने को मिले, राही के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। सेम फ्री रेडिकल्स के केस में और कार्बोनाइन के केस में राई हाइपर कॉन्जुगेशन मिसिंग है। ओके, तो आज हमने जो स्टूडेंट यहां पर डिस्कशन किया वो हमने इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, क्या क्या की पॉइंट्स जिनको आपको याद रख लेना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, और जो आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं अटैकिंग रेजेंट्स, वहां से आपको प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, इनके ऊपर ही मैं जो प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी के ऊपर वो आपको डिस्कस करूंगा। और फिर हम उसी में पैरेलली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए जो आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उनको प्रैक्टिस करिए।